हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर लाइव आपके साथ हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी जानते होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। उसी सेक्शन को लेकर मैं आपके बीच में हूँ और हम रोज़ थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। हम रोज़ मैं आपके सामने कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो लेकर आती हूँ। आज कल मुझे राइटिंग के लिए पेन चाहिए। तो कल सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में रहा इलेक्शन का 2024। बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन का जो पार्ट रहा। अच्छा, ये नया बोर्ड है ना, इस पर ठीक है। तो 200 इस बार हमने क्या देखा, 543 टोटल सीट्स थी। नहीं, ठीक है ठीक है, 543 सीट थी। और सभी लोग जानते होंगे 272 को कहते हैं मैजिकल आंकड़ा, क्योंकि उतनी क्रॉस करने का मतलब है सरकार बहुमत में आ गई। फिर सरकार को किसी और पार्टी की, किसी और का साथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस बार 10 साल बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि 10 साल से लगातार बीजेपी जो थी 272 से ऊंची उड़ान हर बार भर रही थी। पर इस बार बीजेपी अकेली, अगर मैं उनके साथ गठबंधन वालों की बात ना करूं, तो अकेली 272 कोई नहीं पहुंच पाई, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई अन्य दल। इसीलिए इस बार जो इलेक्शन में रिजल्ट आया है उसमें दिखती बात है कि एक अकेली पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। इस गठबंधन की सरकार में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। नुकसान ये होते हैं कि बहुत बार पार्टीज जैसा चाहती हैं वैसा कर नहीं पाती, और फायदे ये होते हैं कि रीजनल जो बातें हैं वो भी नेशनल लेवल तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि जो भी पार्टी अपना सहयोग देगी बड़ी पार्टी को, वो अपने मुद्दे तो रखेगी ना। तो देखते हैं अब आगे की 5 साल की राजनीति का हाल क्या रहेगा। वैसे ये पंडित नेहरू के बाद लगातार तीसरी लोकसभा जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं उस हिसाब से देखें तो, क्योंकि 1952 के इलेक्शन जो 51 में स्टार्ट हुए, 52 में संपन्न हुए, कांग्रेस जीती थी। 1957 में कांग्रेस जीती थी और 1962 में भी कांग्रेस जीती थी। वैसे तो आगे भी जीती थी कांग्रेस, लेकिन ये 3 लगातार में पीएम जो बने थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे तो एक सीरीज में और भी लोग आते हैं। इंदिरा गांधी भी 3 बार बनी थी और अपने वाजपेयी जी भी 3 बार बने थे, लेकिन इंदिरा गांधी और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट लगातार में नहीं बनी, बीच में और लोग भी आ गए थे। जैसे नेहरू थे लगातार 1947 से 62 इलेक्टेड, कहेंगे तो 52 से लेके 64, 62 मैंने शायद बोल दिया, 64 जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। ऐसे ही अगर मोदी जी को देखें तो 2014 से लगातार 24 तक, और अब 24 में भी उम्मीद इन्हीं की है, 99.9% इन्हीं की, क्योंकि बाकियों के साथ अभी वो बातचीत नहीं है। खैर, इस बार कांग्रेस ने और उनका सारे उस ग्रुप ने जो इंडिया नाम से हमारे सामने आया था, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाए। कारण ये रहा कि रीजनल पार्टीज ने अपने अपने एरिया में काफी अच्छा एक काम किया। अच्छा काम नहीं कह सकते, एक्चुअल में बीजेपी कहीं ना कहीं पे उस काम को करने में, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वैसा काम शायद वो कर नहीं पाई, इसीलिए लोगों ने एक चीज मैंने और देखी है, डेमोक्रेटिक सभी देशों में लगातार एक आदमी की सरकार रेयर ही चलती है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो लोग सरकार को बदल देते हैं, और बदलने के बाद जो अगली सरकार आती है जो वो वादे करती है जनरली वो भी उन पे ऊपर खरी नहीं उतर पाती, और फिर इसीलिए 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखेंगे दोबारा से चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, जनता का फायदा किसमें है? जनता का फायदा इसमें है कि सरकारें काम करें और सरकारों पे एक दबाव बनाने वाला विपक्ष भी मजबूत हो। अगर एक ही पार्टी 100% बहुत ताकत के साथ आएगी ना बार बार, तो फिर वो सर्वे सर्वा बन जाएगी, फिर वो कहीं ना कहीं जनता को भूलना स्टार्ट कर देगी। तो जनता के पक्ष में हमेशा होता है कि जितनी बढ़िया सत्ता जिसके हाथ में आई है उसी मजबूती के साथ सामने खड़ा हो विपक्ष, क्योंकि आपकी और मेरी बातों को 5 साल तक जो क्वेश्चन के रूप में हाउस में रखेगा, सत्र में रखेगा, संसद में रखेगा, वो विपक्ष होगा। जो काम करेंगे वो होंगे सत्ताधारी, जिनके हाथ में पावर होगी, पैसा होगा, नीति निर्धारक होंगे। लेकिन जो इनके ऊपर सवाल उठाएंगे, जो इनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछेंगे, कभी रोजगार को लेके, कभी स्वास्थ्य को लेके, कभी शिक्षा को लेके, कभी रेल को लेके, कभी ट्रांसपोर्टेशन को लेके, वो विपक्षी होंगे। तो आप और मैं तो डायरेक्ट नहीं जाके क्वेश्चन पूछ सकते किसी से 5 साल तक, लेकिन हमारे इस काम को आसान करता है विपक्ष। अगर मजबूत विपक्ष है तो सत्ता को हमेशा लगता है सत्र में आंसर देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसीलिए अच्छी बात है, एक मजबूत विपक्ष का मिलना इस बात का परिचय देता है कि अब
तलवार लटकी ही मान लो, लेकिन बीजेपी को काम करना पड़ेगा, अदरवाइज अगली बार इतनी सीटें भी नहीं आएंगी। तो जनता का फायदा हमेशा तभी होता है जब विपक्ष सत्ता के लगभग बराबरी पर आके खड़ा हो जाए, ताकि वो क्वेश्चन करें और सत्ता वालों को जवाब देना पड़े। जब जवाब देना पड़ेगा तो काम करके आना पड़ेगा। हर आदमी को है ना, जब एग्जाम होता है बच्चे को आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तो कितना ही डफर कितना ही बुद्धू हो, तब भी देखना एग्जाम से एक रात पहले पढ़ता नजर आता है, क्योंकि भैया कल क्वेश्चन आने हैं। ऐसे ही इन लोगों को भी जब जब सत्र होंगे, क्वेश्चंस के डर से ही सही काम करके आना पड़ेगा। चलिए, जैसा भी होगा, मेन चीज है फाइनली कुछ भी कोई भी कुछ भी करे, लास्ट चीज होती है जनता को क्या मिला। क्योंकि हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो नीतियां प्रभावित करती हैं उनको बनाने वाले सत्ताधारी हैं। अगर रोजगार को लेके अच्छे अवसर जनता के सामने आए, अगर लोगों के पास एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचे, जरूरत के टाइम पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, अस्पतालों में जब जरूरत पड़े तो उस तरह की मशीनें हों, जो इधर उधर जो बेचारे परेशान हैं, दुखी, देखिए अस्पताल में कोई अच्छा आदमी जाता नहीं, कोई परेशान है दुखी है वही अस्पताल में जाता है, फिर वहां से उसको कह दें कि यहाँ नहीं है डॉक्टर साहब, तो जिस पे बीतती है वही जानता है। तो जनता क्या चाहती है, बस बेसिक चीजें अच्छी कर दे, उसके बाद ऊपर से चीजें करते रहें, लेट करें, देर करें, सवेर करें, कोई बात नहीं, पर बेसिक अमेनिटीज में जो चीजें आती हैं वो तो मुहैया करा ही दे। यंग नौजवान लड़के लड़कियों को क्या चाहिए कि भैया रोजगार के अवसर दो, हम पढ़ लिख गए, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर पैसा समय सब लगा दिया, अब हम कमाने लायक कैसे बनेंगे। तो जो सरकारें रोजगार की बातें करें, जो सरकार अच्छे स्वास्थ्य की बातें करे, जो सरकार अच्छी शिक्षा की बातें करे, यानी वो 3 पीढ़ियों के लिए काम कर रही है। शिक्षा चाहिए पहली पीढ़ी को, जो बच्चे हैं अभी, रोजगार चाहिए जो उनसे बड़े हो गए जवान, और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं ज्यादा चाहिए होती हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं। तो तीनों पीढ़ियों के लिए बेसिक इतना काम अगर सरकार करती है तो वो सरकार बेस्ट है। पार्टी बेस्ट और खराब नहीं होती बेटा, सरकार की नीतियां बेस्ट और खराब होती हैं। तो कोई भी सरकार अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनता को टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ता है कि कब सरकारें ठीक कर रही हैं, कब गलत। जब गलत करती दिखे विरोध करो, तुम्हारे घर के आसपास जब पहुंचे वोट मांगने, क्वेश्चंस पूछो, और फिर सरकार को बदलने का दम भी जनता ही रखती है। 1977 में भी जनता ने ऐसे ही उस समय पे कांग्रेस का पलड़ा पलट दिया था। तो इसीलिए बीजेपी को अब देख के कि हाँ भैया सीटें कुछ घटी हैं, तो अब आगे से जहां जहां इलेक्शंस होंगे वहां बीजेपी को काम करके दिखाना पड़ेगा। हरियाणा उसका एक एग्जाम्पल सामने आ गया, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे हरियाणा में, अक्टूबर से आगे तो खिंच नहीं सकते। अब सरकार के पास जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने, 3.5 महीने मान लें, इतने हैं जिसमें सरकार अगर चाहेगी एमएलएस की छवि को सुधारना, अपनी पार्टी की छवि को सुधारना, तो सरकार काम कर देगी, और नहीं तो भैया फिर तो वही बात होती है, जनता बदलाव चाहती है, जनता हमेशा एक पार्टी का साथ नहीं देगी और नहीं देना चाहिए। डेमोक्रेसी के असली मायने ही है। चलिए, हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे और उस मॉडर्न इंडिया में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था महात्मा गांधी का आगमन हमने पढ़ा था, कैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 22 साल बाद लौटे और फिर छोटे छोटे से रीजनल उन्होंने काम किए, जिसमें कि उनका एक छोटा सा नाम बन गया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। सबसे पहले उन्होंने काम किया चंपारण बिहार में, नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में, जहां वो सक्सेसफुल रहे। तिनकठिया से हटा दिया गया वो जो प्रॉब्लम थी ना, 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना। फिर वो गए अहमदाबाद में, मिल मजदूर जो प्लेग बोनस को लेकर कह रहे थे कि 50% बढ़ाओ, मालिक कह रहे थे कि हम बढ़ाएंगे 20%, फाइनल रिजल्ट आया 35% की बढ़ोतरी, मालिकों ने 15 और बढ़ा दिए और मजदूरों ने 15 घटा दिए। गांधी जी की मध्यस्थता के कारण भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था। तीसरा हमने पढ़ा था खेड़ा, जहां क्रॉप फेलियर हो गया था और अंग्रेजों के बनाए नियम में ही लिखा था कि अगर किसी साल पिछले साल के मुकाबले 1/4 भी फसल की पैदावार ना हो तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन जब 1/4 से भी कम पे ये टैक्स लेने पहुंचे तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब तक वो सरदार नहीं थे, उन्हें कहा कि तुम गाइड करो, और बहुत बढ़िया चलती वकालत को छोड़ के सरदार पटेल आए थे लोगों को लीड करने, वो भी सक्सेसफुल रहा। यहां से महात्मा गांधी की छोटी छोटी यात्राएं एक बड़े रास्ते की तरफ गांधी जी को ले गई, और अब गांधी जी का वेट कर रहा था पूरा इंडिया, एक जन आंदोलन नया आने वाला था भारत में। इसके पीछे के बैकग्राउंड के पीछे की 3 कहानियां आपको समझ में आ गई। एक बड़ा कारण ये भी रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में। 1914 से 18 के बीच में जो ये वर्ल्ड वॉर था, इसमें ढेरों भारत के फौजी बंधु शहीद हो गए थे। गांधी जी के कहने पे बहुत सारे यंग नौजवान लड़कों ने फौज में अंग्रेजों के पार्ट पर लड़ाई की, जिसमें बहुत सारे हमारे हिंदू मुस्लिम, इसमें खैर उस टाइम पे तो सभी लोग हुआ करते थे, ये मारे गए, शहीद हो गए। तो
गांधी जी को क्या एक्सपेक्टेड था कि अंग्रेज इसके बदले में हम लोगों को रियायतें देंगे, भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। पर ये सब तस्वीर क्लियर हो गई कि अंग्रेजों के मन में हमारे प्रति कोई रियायत नहीं है और वो किसी भी चीज में हमारे साथ काइंडली बिहेवियर दिखाएंगे ही नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने 1920 में एक बड़ा आंदोलन ऑल ओवर इंडिया, एक मास मूवमेंट, पहला भारत का जन आंदोलन, जो पहले हुए ना चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये बहुत बड़े नहीं थे, ये लोकल एरिया के लोगों के थे। लेकिन अब ये पूरे भारत का सबसे बड़ा पहला, जिसमें लगभग भारत इन्वॉल्व होने वाला था, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्लास 10th की हिस्ट्री में एक चैप्टर है नेशनलाइजेशन इन इंडिया, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वो नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर में भी इसकी डिटेल से सारी कहानी है। वैसे भी हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम कहेंगे असहयोग आंदोलन, ये क्या था? ये एक आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा कि भैया हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना, सहयोग नहीं करना। हम अंग्रेजों का बहुत सहयोग करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताया मैंने कैसे सहयोग किया। हर जगह अंग्रेज हमारे ऊपर डिपेंड थे। उनकी जो बड़ी फौज थी उसमें ज्यादातर लोग हमारे हिंदुस्तान के थे, क्योंकि उसमें अंग्रेज तो मुट्ठी भर होते थे, बड़ी फौज का हिस्सा हम थे। उनके जितने कामकाज करते थे उसमें से बड़ा हिस्सा इंडियन लोग, चाहे उनकी साफ सफाई के काम की बात करें, उनकी गाड़ी चलाने की बात करें, उनकी लाइफ का मेन जितना कामकाज था ना, प्रशासन का भी और उनके घरेलू भी, सारे काम हमारे ऊपर डिपेंड थे। जिस देश में रहते हैं वहां की जनसंख्या का फायदा तो उठाता ही है ना, हर कोई सस्ता लेबर था यहाँ, तो हमारे कारण उनके सारे काम चलते थे। तो उन्होंने क्या किया, हम गांधी जी ने कहा इनका सहयोग करना बंद कर दो, इनके स्कूलों में मत जाओ। इनके स्कूल जो चलते हैं, अगर बच्चे स्कूल ना जाएं तो स्कूल कैसे चलेंगे? अगर टीचर्स अपनी नौकरी पे ना जाएं, कोई विदेशी टीचर आके थोड़ी ना पढ़ा रहे थे, इंडिया के क्राउड को पढ़ाने वाले टीचर तो इंडियन थे ना। स्कूल कह रहे हैं अंग्रेज चला रहे हैं कि हमारा स्कूल है, हम चला रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ाने वाला भी इंडियन है और पढ़ने वाला भी। गांधी जी ने कहा क्यों जाते हो स्कूल, छोड़ दो स्कूल जाना, 1-2 साल नहीं पढ़ेंगे तो कौन सी बिजली गिर जाएगी। उस जमाने में पढ़ाई वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये नहीं कहा कि मत पढ़ो, ये कहा अपने स्कूल चलाएंगे, देसी, नेशनल, लोकल, राष्ट्रीय स्कूल चलाएंगे। तो गांधी जी ने स्टूडेंट्स को कहा छोड़ दो, स्कूल जाना बंद करो। टीचर्स को कहा नौकरियों से त्याग पत्र दे दो। वकील जो थे, जो वकालत की पढ़ाई करके आते थे, आप ध्यान से देखेंगे हिस्ट्री में बहुत सारे लोग उस जमाने में वकील बन जाते थे। सरदार पटेल हम बात कर रहे थे अभी, वकील थे पेशे से, गांधी जी वकील थे, नेहरू ने वकालत पढ़ी हुई थी, वो भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लंदन से आए थे। तो अंबेडकर जी, बहुत सारे लोग, लाला लाजपत राय जी, उस जमाने में ना वकालत पढ़ना ऐसा ही था जैसे आज कोई बच्चा नीट क्रैक कर ले या आज कोई बच्चा IIT में चला जाए, ऐसा ही माना जाता था। तो वकालत एक बहुत रिस्पेक्टेबल नजर से देखा जाने वाला पेशा था। तो उस जमाने में बहुत सारे लोग वकील थे। कोर्ट किसके थे? अंग्रेजों के। इंडिया में तो कोर्ट का सिस्टम था ही नहीं, हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम ही अंग्रेज लेकर आए। इन्होंने 1862 में पहला हाई कोर्ट बना दिया था कलकत्ता में, तो वहां से फिर ये कोर्ट्स चल पड़े थे। तो गांधी जी ने कहा छोड़ो इनके कोर्ट्स में जाना, क्या जरूरत है, अपनी देसी न्यायालय बनाएंगे अपने लोकल एरिया में। यानी वकीलों को कहा वकालत छोड़ दो, जितने लोग स्कूल में थे नौकरियां छोड़ दो, बच्चे पढ़ रहे थे तुम भी छोड़ दो, यानी सब तरह के कामकाज इनकी, जहां तुम फौज में हो, सेना में, सब छोड़ दो, इनका सहयोग मत करो। तो सबने कहा सर इससे क्या होगा? गांधी जी से पूछा। गांधी जी ने कहा सारा काम ठप हो जाएगा, और जब सरकार की मशीनरी ठप हो जाएगी ना, तो सरकार अपने आप बौखलाई हुई इधर उधर घूमेगी और हमसे पूछेगी कि हमें क्या चाहिए। यानी अभी भी आप देखेंगे ना इस तरह का यूज अभी भी लोग करते हैं। देखो कई बार हर शहर में हम पढ़ते हैं कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पता है क्या कर देगी? 2 दिन के अंदर शहर में इतनी गंदगी, इतनी बदबू फैल जाएगी कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता नहीं चलता, सफाई कर्मचारी रातों रात काम करते हैं, पूरी रात में ना, कभी आप 11, 12, 1, 2 बजे के बाद सड़कों पे अगर कभी आए हैं कहीं बाहर से, तो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं ये। लेकिन कई बार इनकी सैलरीज को लेकर इशू हो जाते हैं। अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हड़ताल पे चले जाए ना, तो पूरे शहर में गंद मच जाता है, जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबू आने लगते हैं, बीमारियां फैलेंगी। इसीलिए अभी भी लोग उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अगर हड़ताल पे जाता है, सरकारी तंत्र में जैसे ही कोई अड़चन आती है, कई बार पढ़ते नहीं आप, बैंकों की हड़ताल है तो कितनी दिक्कतें आती हैं, अस्पताल की हड़ताल हो जाती है, डॉक्टरों की हड़ताल। तो आज भी इंसान इस चीज का इस्तेमाल करता है, तब भी करते थे, तब अंग्रेजों के खिलाफ करते थे। तो असहयोग में गांधी जी ने कहा कि भैया अंग्रेजों का सहयोग बंद करो, इनके सारे काम धंधे ठप पड़ जाएंगे और 1 साल पूरा पकड़ेंगे नहीं है, ये वापस भाग जाएंगे या हमसे पूछेंगे कि हम कैसा क्या बदलाव चाहते हैं।
हैं, हमसे बातचीत करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से गांधी जी के दिमाग में आया, गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले दे दिया था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे ना 1909 में, 15 में भारत लौटे, तो उन्होंने वहां एक किताब लिखी थी, फेमस किताब, आपने शायद सुनी भी होगी, हिंद स्वराज। ये महात्मा गांधी की किताब है, ये बुक है हिंद स्वराज, 1909 में साउथ अफ्रीका में लिखी थी। तो वहां गांधी जी ने इस किताब में लिखा था कि इंडिया अगर आजाद चाहता है होना, तो उसके लोगों को कुछ बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ 1 साल तक भारत के लोग अगर अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करें तो अंग्रेजी सरकार के अपने आप हाथ पैर फूल जाएंगे और वो या तो इंडियंस से बातचीत करेंगे या देश छोड़ के चले जाएंगे। 1909 का वो कॉन्सेप्ट गांधी ने इंडिया में यूज किया 1920 में, यानी 11 साल बाद। कारण 1915 तक तो गांधी जी वहीं थे, 15 में यहाँ आए, 15-16 तो पूरा देश घूमते रहे, 17 से काम करना शुरू किया। आते ही कोई गांधी जी को ऐसे कोई नेशनल लेवल पे, ठीक है कुछ लोग जानते थे, गोखले जैसे बड़े लीडर्स, लेकिन वो तो आते ही चल बसे थे। गांधी जी जनमानस के मन तक नहीं पहुंचे थे। कब तक? जब तक कि चंपारण नहीं किया, जब तक कि खेड़ा में काम नहीं किया, जब तक अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए काम नहीं किया। अब गांधी जी मन में बस गए थे, तो गांधी जी को बात को मानना एक लोगों के लिए था कि हाँ जो इन्होंने कह दिया वो करेंगे। यहाँ गांधी जी ने पहला जन आंदोलन छेड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। गांधी जी की बात थोड़ी अनोखी थी, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि ये क्या फालतू की बात है, किसी की नौकरी छोड़ने से अंग्रेज क्यों भागेंगे, और क्या सब इंडियन छोड़ देंगे, क्या सब तो छोड़ेंगे नहीं। तो गांधी जी ने इस बात को फिर कांग्रेस के अधिवेशन में रखा। वैसे ये स्टार्ट होना था बेटा 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन, जिस दिन ये शुरू होना था, हमारे एक बहुत बड़े गरम दल के नेता ये अपना बाल गंगाधर तिलक, इनकी डेथ हो गई। तो तिलक की डेथ के कारण थोड़ी सी चीजें इधर उधर हुई, तिलक कोष का गठन किया गया, और कहते हैं 1 करोड़ रुपए उस जमाने में, आज से मैं 104 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 1 करोड़ रुपए, 104 साल पुरानी बात है, तो 1 करोड़ रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी वैल्यू थी उस चीज की, वो इकट्ठे हो गए थे। 1920 में आगे जाके फिर कांग्रेस का जब सत्र बैठा, तो इसकी परमिशन गांधी जी ने कांग्रेस से ली, क्योंकि कोई भी आदमी कितना ही बड़ा हो, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, तो संगठन सबसे बड़ा कांग्रेस थी उस जमाने में। कांग्रेस से जब इसकी परमिशन मिली तब ये स्टार्ट हुआ। 1920 का लगभग एंड आ गया था, दिसंबर, जब इसको कहें कि ये प्रॉपर तरीके से विद परमिशन स्टार्ट हुआ, तो 1920 तो लगभग खात्मे की तरफ था। इसका जो इफेक्ट लोगों के बीच में दिखाई दिया वो 1921 में दिखाई दिया, और ये सच बात है बिल्कुल, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस खाली, स्कूल खाली, यूनिवर्सिटी खाली, सारे टीचर्स ने भी लगभग बायकॉट कि भैया नौकरी जाए तो जाए, हम देश के लिए नौकरी को छोड़ सकते हैं, देश की आज़ादी के लिए, जनता की खुशी के लिए। और जितने ये थे अपने वकील बंधु थे, वकालत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया काफ़ी हद तक। और ऐसा एक पूरे देश में बदलाव सा आया, अंग्रेज़ों को भी लगा कि भैया ये क्या हुआ, उन्हें ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अब तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि एक आदमी की आवाज़ पे पूरे भारत ने स्टेप लिया हो। छोटे छोटे विद्रोह थे तो दबा दिए जाते थे, ये पहली बार था कि पूरा जनमानस गांधी जी के पीछे था, मतलब भारत के लगभग ज्यादातर लोग गांधी जी की बात से कन्विंस थे। कुछ थे जो नाखुश थे, ऐसे हर आदमी, कोई कितना ही महान हो, आज आप कितनी महानता के टॉपिक में उनका नाम पढ़ते हैं, लेकिन ये सच बात है बेटा कि हमेशा से विरोधी थे, हैं और रहेंगे। गांधी जी के भी ढेर विरोधी थे, भगत सिंह के भी ढेर विरोधी थे। किसी भी बड़े आदमी को जब तुम आज पढ़ते हो ना, आज तुम बेशक उनके लिए पॉजिटिव बातें पढ़ते हो, लेकिन जिस जमाने में वो थे, उनके ढेर, मतलब भरसक प्रयत्न करते थे टांग खींचने का कि ये आगे ना बढ़ पाए। तो गांधी जी के साथ भी हुआ, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने भी गांधी जी की इस बात का एक मजाक उड़ाया कि ये क्या फालतू का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा करने से अंग्रेज जाएंगे, अंग्रेज क्यों जाएंगे। गांधी जी यहाँ एक गलती कर गए थे, क्या, सारी चीजें गांधी जी ने कह के लोगों को हटवा तो दिया, लेकिन हम अंग्रेजों को एज इट इज टैक्स देते रहे, हमने टैक्स नहीं बंद किया। एज इट इज टैक्स देने से अंग्रेजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पैसा तो उनके घर आ ही रहा था, नहीं करते काम मत करो, पैसा तो जा ही रहा है ना। 1921 में लोगों ने बहुत बहुत इंटरेस्ट दिखाया। भगत सिंह उस जमाने में 1907 का बर्थ है, तो 1921 में हो गए 13-14 साल के, 13-14 साल के उनकी उम्र के लड़कों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने झंडे उठा लिए कि भारत माता की जय और भारत आजाद होगा। तो 1921 बड़ा पॉजिटिव था, चारों तरफ ऐसा था कि माहौल बन गया, बस अब तो आजादी आ ही जाएगी। हर आदमी के मन में था कि हम बिल्कुल ठीक स्टेप ले रहे हैं और बस अब मुश्किल से कुछ महीने लगेंगे, आजादी आ जाएगी। 21 सही बीता, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया रही, लेकिन एंड आते आते जो लोग गरीब थे उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, क्योंकि जितना कुछ बचाया था नौकरी में थोड़ा बहुत, वो धीरे धीरे करके खाया गया।
अब जिसके घर में बहुत ज्यादा बैक नहीं थी, पीछे से भैया कुछ भी नहीं था, तो वो तो नौकरी पे ही डिपेंड था ना, नौकरी उसने छोड़ दी। अब चूल्हा नहीं जलेगा बेटा, ये देश सेवा, देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पर ये जो बहुत बड़ी बात कही गई है ना कि भूखे पेट ना होत भजन, कि इस तरह से कि भैया भजन भी जो है ना जप नहीं सकते आप राम का नाम भी जब तक पेट ना भरा हो। भूखे पेट कोई कैसे ही राम का नाम जपेगा, पहली प्रायोरिटी है पेट भरना। तो यहाँ पे जब चूल्हे जलने बंद हुए तो लोगों के दिमाग में आया कि भैया आज़ादी पता नहीं कब आएगी, तब तक अपने बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को भूखा कैसे मरने देंगे। तो लोग धीरे धीरे गांधी जी के उस बात से पीछे हटने लगे और जाके अपनी नौकरियों पे जाने लग गए। एक आदमी गया, उसको देख के दूसरे ने कहा यार मेरे भी घर में खाने पीने का सामान खत्म, भाई नौकरी नहीं करूंगा तो भूखा थोड़ी मरूंगा, अब कैसे परिवार को भूखा मरता देखे। उन्होंने भी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे ना भीड़ कम होने लगी। गांधी जी इस बात को भांप गए थे। 8-10 महीने बहुत सब कुछ ठीक था, पॉजिटिव था, लेकिन फिर धीरे 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 आंदोलन जब लंबा खिंचा तो लोगों का इंटरेस्ट कम होने लग गया। ये आज भी लागू होती है बात। जैसे कई बार ना बहुत सारे लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, धरने देते हैं कहीं भी। आप देखना अभी हाल फिलहाल में भी जहां आपने कहीं धरने देखे हो, शुरुआत जब करते हैं तो बहुत बच्चे साथ होते हैं। मान लीजिए युवा ही सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं किसी दफ्तर के बाहर जाके बैठ गए, किसी सरकारी भवन के बाहर जाके, किसी प्रशासनिक कार्यालय के। शुरू में जब पहले दिन जाएंगे तो बहुत बड़ी भीड़ होगी, अगले दिन उनमें से आधे गायब हो जाएंगे, उससे अगले दिन फिर आधे गायब। 4-5 दिन के अंदर भीड़ खत्म हो जाएगी, फिर मुश्किल से 8-10 लोग बैठेंगे, फाइनली उनको भी जाना पड़ता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा। आप जब विरोध करते हैं ना एक साथ, तो एकदम से होते हैं इमोशंस, फिर धीरे धीरे आपको अपना घर, अपना बैकग्राउंड भी दिखाई देने लगता है कि भैया वहां कौन संभालेगा। तो ये सबके साथ है। किसान आंदोलन में ये दिक्कत इसीलिए नहीं आई क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो, किसानों में ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे जो किसान आंदोलन के नाम पे जो बॉर्डर्स पे जाके बैठे रहे थे, जिन्होंने साल 1.5 साल पकड़ लिया था। आप देखो उसमें बहुत युवा कमाऊ लोग जिनका की काम धंधा था, या बहुत ज्यादा जो पढ़ाई की एज वाले लोग थे, वो नहीं थे। तो इसका मतलब अगर किसी इंसान की घर में जरूरत है, वो काम करके कमाता है, पैसे लाता है, तो वो कितने दिन बेटा किसी भी चीज के साथ पड़ा रहेगा। इसीलिए ये आंदोलन धीरे 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 जहां एक पीक पे गया था ना, उससे थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल फील हुआ। ये बात सारे बड़े लीडर्स फील कर गए थे कि भैया बात जो है बहुत लंबी कैसे खिंचेगी। अंग्रेज कहीं ये कह भी नहीं रहे थे कि हम आजाद कर देंगे या हम जो है तुम्हारी बात सुनेंगे। इस बीच में फरवरी 1921 का एंड आ गया और चीजें गांधी जी को भी दिखने लगी कि हो सकता है लंबी ना खिंच पाए। तो गांधी जी ने कहा लोगों में दोबारा से एक बार जान फूंकनी पड़ेगी। एक